तक हमने देखा सोंगयो ने रियो से कह दिया था मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। इसके बाद कुछ सेकंड के लिए दोनों ही चुप हो जाते हैं। रियो ने फ्लेम पर जो चढ़ाया था वो बॉईल होने लगता है। रियो जल्दी से उसे अपने हाथ से हटाती है जिससे उसका हाथ हल्का सा जल जाता है। सोंगयो जल्दी से उसके पास आता है और वाटर से उसके हाथों को वॉश करने लगता है। सोंगयो उसे कहता है तुम्हें ध्यान देना चाहिए था, अगर तुम ठीक फील नहीं कर रही हो तो हम हॉस्पिटल चल सकते हैं। रियो कहती है मैं ठीक हूँ। फिर रियो उसे कहती है तुम्हारे हाथ इतने गर्म क्यों हैं? तो सोंगयो कहता है मैं अक्सर गर्म ही रहता हूँ। सोंगयो उसे फिर से केयरफुल रहने की बात कर रहा था तो रियो उसे कहती है अब ये अक्सर होता रहेगा, कभी मेरे हाथ कर सकते हैं, गर्म पानी कर सकता है और ऑयल से मैं जल सकती हूँ। सोंगयो कहता है अब मैं क्या करूँ, तुम्हें कह भी नहीं सकता कि ये सब मत करना, लेकिन प्लीज फिर भी तुम केयरफुल रहा करो। रियो कहती है पर तुम मेरे बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? तो सोंगयो कहता है क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। रियो कहती है तुम मेरी चिंता क्यों करते हो? तो सोंगयो कहता है क्या सच में तुम नहीं जानती, बचपन से लेकर अब तक मैंने तुम्हारी चिंता की है। हमेशा डरता रहा कहीं तुम्हारी मॉम तुम्हारी स्टूपिड बातों पर तुम्हें पीट ना दे, कहीं तुम गिर ना जाओ, कोई तुम्हें कुछ कह ना दे, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि तुम्हारे आसपास अच्छे लोग रहे। इस तरह मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या फील करती हो। मैंने अपनी फीलिंग्स तुम्हें पहले बता दी है, लेकिन तुम मुझे बाद में आंसर दे सकती हो। मुझे पता है कि तुम अभी एक रिलेशनशिप से बाहर आई हो और फिलहाल वो बंदा भी तुम्हारे सामने आ गया है। दूसरी तरफ हाईसुक सोंगयो के रूम में आती है और हर बार की तरह कबर्ड में उसे अपना गिफ्ट मिल जाता है। इस गिफ्ट के अंदर एक छोटा सा लेटर था जिसमें हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो लेटर को खोलती है तो अंदर कुछ भी नहीं लिखा था। फिर वो बॉक्स को खोलती है जिसमें से एक चेन निकलती है और ऐसा सेम चेन उसने पहले से पहन रखा है। सोंगयो हर बार अपनी मॉम को यही चेन गिफ्ट करता है। हाईसुक जल्दी से अपने चेन को खोल के नया वाला चेन पहन लेती है। इधर हम जोंग को देखते हैं, वो बहुत ही उदास था और वो फिर से हॉस्पिटल लौट आया था। उसका जूनियर उससे कहता है आपको तो बहुत इंपॉर्टेंट काम था ना, तो आप वापस क्यों चले आए? जोंग कहने लगता है मुझे लगा था वो सब खत्म हो गया है, लेकिन मैं गलत था। अभी हाइपर इमरजेंसी आ जाती है और जोंग इमरजेंसी के लिए चला जाता है। आगे रियो अपने घर आ गई थी और अभी भी उसके दिमाग में सोंगयो की बातें चल रही थी। जब वो छोटी थी तो पानी में जाने से डरती थी। तब सोंगयो ने उससे पूछा कि तुम्हें पानी पसंद नहीं है? उसने कहा हाँ मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं जब अंदर जाती हूँ तो मैं सांस नहीं ले पाती और मुझे डर लगने लगता है। तब सोंगयो ने अपने छोटे हाथों से उसके कानों को कवर किया था, कहा था पानी के अंदर भी तुम्हें सेम साउंड सुनाई देंगे जैसे कि तुम्हें अभी सुनाई दे रहा है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अब रियो प्रेजेंट में अपने कानों को फिर से कवर करती है और अपने मन में कहती है सोंगयो ये शायद नहीं जानता कि मैं उससे पहले उसे लाइक करती थी, तब मैं बहुत ही छोटी थी और अब तो मैं उस बात को भूल भी गई थी, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स मेरे अंदर अभी भी है। इधर सोंगयो भी बहुत ही बेचैन था कि रियो उसके बारे में क्या सोच रही होगी। वो अपने आप से कहता है कि मैंने अपनी फीलिंग्स बताकर सही किया। एक बार तो उसका दिमाग कहता है कि हाँ उसने बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन एक ही पल में उसका दिमाग कहने लगता है नहीं उसे अभी ये नहीं बताना चाहिए था, और जो उसने लाइनें उसे बोली थी क्या वो लाइन भी परफेक्ट थी। इधर रियो भी अपने कमरे में अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी। रियो उसे बुलाने के लिए विंडो पर जाती है पर अपने आप को रोक लेती है। इधर सोंगयो भी बार बार रियो को विंडो पर देख रहा था। देखता है कि उसके कमरे की लाइट अभी तक चल रही है। फिर वो अपने आप से कहता है वो अभी तक सोई क्यों नहीं। वो बार बार पर्दे हटाकर उसी की विंडो की तरफ देख रही थी। जब वो पर्दे लगाती तो सोंगयो पर्दा हटा लेता और जब सोंगयो पर्दा लगा देता तो रियो पर्दा हटा देती। इसी रात भर दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं और अगले मॉर्निंग सोंगयो जब उठता है तो वो बहुत ही थका हुआ लग रहा था, क्योंकि पूरी रात उस फीलिंग्स की वजह से उसे नींद ही अच्छे से नहीं आई। सोंगयो अपनी मॉम से कहता है ये चेन आप पर बहुत ही अच्छी लग रही है, मैं वादा करता हूँ कि अगली बार मैं आपके लिए कुछ और भी अच्छा लेकर आऊंगा। इसके लिए अपने बेटे को थैंक यू कहती है। तभी यहाँ पर जोंग भी आ जाता है। सोंगयो अपने डैड से कहता है कि आप कल रात को बहुत ही लेट आए, कल मॉम का बर्थडे था। जोंग कहता है मुझे माफ करना, मैं बहुत ही बिजी था इसलिए मैं ये बात भूल गया। हाईसुक कहती है कोई बात नहीं। सोंगयो कहने लगता है हम नाश्ता करने जाने वाले थे, आप भी हमें ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन जोंग कहता है मैं बहुत थका हुआ हूँ तो मैं आराम करने जा रहा हूँ। इस वजह से हाईसुक को और भी बुरा फील होता है। दूसरी तरफ रियो भी रेडी हो रही थी, तभी उसकी नजर उसके टाई पर जाती है। वो उसका टाई उठा लेती है उसे देने के लिए। इधर नीचे म्यूजिक सफाई कर रही होती है, तभी उसके पास डोंगजिन आता है और वो अपनी मॉम से पैसे इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा था, वो भी अपने ऊपर, क्योंकि उसे इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोवर्स बढ़ाने थे, इसलिए उसे पैसे चाहिए थे फॉलोवर्स खरीदने के लिए। वो अपनी मॉम को कन्विंस कर रहा था। तभी यहाँ पर रियो आ जाती है और वो डोंगजिन को फिर से पुरानी हरकत करने के लिए मना करती है, क्योंकि इस तरह बार बार उसे कई आइडियाज आते हैं कि इन आइडियाज के पीछे बहुत ही पैसे बर्बाद होते हैं। वो डोंगजिन को यहाँ से भगा देती है और अपनी मॉम को भी आगाह करती है कि वो फिर से उसके ट्रिक में ना फंसे। तभी म्यूजिक नोटिस करती है कि रियो ने आज अच्छे से ड्रेस पहन रखी है और परफ्यूम भी लगा रखा है। म्यूजिक उससे पूछने लगती है आज तुमने टी शर्ट क्यों नहीं पहना, और तो और आज तुमने इतनी महकने वाली परफ्यूम भी लगा रखा है। रियो इन बातों से बचने के लिए जल्दी से घर से बाहर आ जाती है और बाहर उसे सोंगयो मिलता
मिलता है। सोंगयो से पूछता है कि कल रात को तुम ठीक से सोई? रियो कहती है हाँ मैं ठीक से सोई, और तुम बताओ? सोंगयो कहता है मैंने जैसे ही आँख बंद की और खोली तो देखा सुबह हो गई। रियो कहती है हाँ मैं भी बहुत ही खराटे मार के सोई हूँ। सोंगयो कहता है मैं तो ऐसे मदहोश होकर सोया हूँ कि मेरी जो लाइन में अकड़न आ गई है। वेल हमको ये अच्छे से पता है कि दोनों को कितनी अच्छी नींद आई थी। उसे टाई निकाल कर देती है। फिर सोंगयो कहता है तुम्हें इसे नहीं देना चाहिए था, क्या पता इसी के साथ मुझे दफना दिया जाए। तो कहती है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम्हें 100 साल तक जीना है। सोंगयो कहता है क्या 100 साल तुम्हारे साथ जीना होगा? कहती नहीं मैं ऐसा नहीं कह रही, वैसे बोलते हैं ना 100 साल के लिए जीना। रियो कहती है तो तुम्हें मेरा आंसर चाहिए, मैं तुम्हें मेरा आंसर बाद में दूंगी। सोंगयो कहता है ठीक है तुम टाइम लो और अच्छे से सोच कर फिर जवाब देना। तब रियो कहती है इसका मतलब मेरा आंसर देने का कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। रियो कहता है लाइफ इतनी लंबी है, एक्सपायरी डेट ना होना ये कुछ अनफेयर सा नहीं हो जाएगा? फिर रियो कहती है हाँ तुम ठीक कह रहे हो। अगले सीन में हम इन दोनों को स्टोर के अंदर देखते हैं। दरअसल इन दोनों ने डिसाइड किया है कि ये कैन को उठाएंगे और उसमें जो एक्सपायरी डेट लिखा होगा वही डेट आंसर का भी एक्सपायरी डेट होगा। जो एक एक करके सारे कैन उठाने लगती है तो सब में बहुत ही लंबी एक्सपायरी डेट थी, जैसे 3 साल, 2 साल, 4 साल। सोंगयो कहता है ये तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। रियो कहती है तुम ही तो कह रहे थे मैं अच्छे से सोच कर तुम्हें जवाब दूं। सोंगयो कहता है हमें दूसरे प्रोडक्ट देखने चाहिए। दूसरे प्रोडक्ट में भी 6 महीने 4 महीने का एक्सपायरी डेट था, इसलिए सोंगयो कहता है हमें मिल्क वाले प्रोडक्ट देखना चाहिए। रियो मान जाती है और कहती है तुम मिल्क पीछे वाले रो से निकालना। फिर सोंगयो पीछे वाले रो से मिल्क का एक पैकेट निकालने लगता है। तब रियो उसे गौर से देखती है, उसके दिल में कुछ होता है इसलिए वो सोंगयो को छोड़कर यहाँ से भाग निकलती है। सोंगयो मिल्क का पैकेट निकालता है और रियो को बताने लगता है, लेकिन वो देखता है कि रियो यहाँ से जा चुकी है। सोंगयो देखता है इस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट सिर्फ 11 डेज की है। आगे सोंगयो ऑफिस आ गया था और साथ में वो बहुत सारे ड्रिंक भी उठाकर ले आया था। मियोंग और नायोन इसे देखकर खुश होते हैं। नायोन मिल्क वाला प्रोडक्ट उठा लेती है, लेकिन सोंगयो कहता है ये मेरे लिए है। ये कहते हुए वो स्माइल करके अंदर चला जाता है और नायोन कहती है आज वो ऐसे स्माइल क्यों कर रहा है। इधर डैनो को पैरामेडिक्स लाइफ के बारे में आर्टिकल लिखना था, इसलिए वो अपने ऑफिस से परमिशन लेकर मोयम के ऑफिस पहुंचता है। वो उसे बताता है कि वो पैरामेडिक्स के ऊपर आर्टिकल लिखने वाला है। उनके लाइफ के बारे में जानने के लिए वो एक दिन उनके साथ बिताना चाहता है, लेकिन मोयम इसके लिए साफ मना कर देती है और कहती है तुम ये सब नहीं कर पाओगे, एक दिन में तुम थक जाओगे और तुम्हारा स्टेमिना गिर जाएगा। सुनते ही डैनो जल्दी से पुशअप करके दिखाने लगता है और कहता है देखो मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ। फिर मोयम मान जाती है और वो डैनो को अपने सीनियर से मिलाती है, जिससे डैनो को के लिए परमिशन मिल जाती है। फिर ग्योन अपने शॉप में आता है तो देखता है कि चीजें बिखरी हुई है, कि उसे याद है कि वो रात को किचन साफ करके गया था। इस तरह हम सारी औरतों को एक साथ देखते हैं और सारे के ड्रामा देख रहे थे। तभी रियो के मॉम के पास ह्योनजुन का मैसेज आता है और वो उसे मिलने के लिए बुला रहा था, इसलिए रियो की मॉम उससे मिलने के लिए चली जाती है। जब वो उससे मिलती है तो कहती है मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, मुझे तो ये भी नहीं पता एंगेजमेंट टूटने के पीछे किसकी गलती थी। न रियो कुछ बताती है न तुम कुछ बताते हो, और जब सब कुछ खत्म ही हो गया है तो इसे खत्म कर देना ही सही होगा। ह्योनजुन कहता है नहीं अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ, मैं अभी भी रियो को प्यार करता हूँ। बाहर हम रियो के डैड को भी जाते हुए देखते हैं। रियो के डैड रियो की मॉम को ह्योनजुन के साथ देख लेते हैं। इधर रियो अपनी कुकिंग क्लास में होती है, तभी उसे सोंगयो का मैसेज आता है। इसमें उसने लिखा था कि उसने ये वाला प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है और इसकी एक्सपायरी डेट 11 डेज की है। वो ये देखती है तो जोर से कहती है सिर्फ 11 डेज, और सभी उसके वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर रियो सभी से डिस्टरबेंस के लिए माफी मांगती है। अगले सीन में जब रियो की मॉम घर पर आती है तो देखते हैं ग्योन गुस्से में बैठा हुआ था। रियो की मॉम उससे पूछती है कि आज वो जल्दी घर क्यों आ गया। ग्योन उससे पूछ लेता है तुम ह्योनजुन से क्यों मिलने गई थी। कि मॉम कहती है उसने मुझे अचानक मैसेज किया और मिलने के लिए बुलाया, आकर मैं तुम्हें इस बारे में बताने ही वाली थी। तब रियो के डैड शांत होकर उससे पूछते हैं तो बताओ उसने क्या कहा। रियो की मॉम कहती है उसने कहा वो रियो को अभी भी लाइक करता है, वो उसे वापस यूएस लेकर जाना चाहता है। ग्योन गुस्से में बोल पड़ता है वो ये सब कह रहा था और तुम चुपचाप सुन रही थी। क्या तुम्हें रियो की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है, या फिर तुम्हें अपनी पुरानी लाइफ वापस चाहिए शो ऑफ वाली। रियो की मॉम कहती है हाँ मुझे अपनी पुरानी लाइफ वापस चाहिए। रियो जब वहाँ पर थी तो वो वहाँ से मुझे महंगे महंगे गिफ्ट भेजा करती थी। लोगों को अपनी बेटी के बारे में बताना और शो ऑफ करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। क्या अब ये सुनकर तुम खुश हो। फिर वो कहती है मैं बस ये नहीं चाहती कि रियो हमारी तरफ लाइफ गुजारे, तो मैं ये भी नहीं चाहती कि वो मेरी तरफ फेलियर बने। फिर रियो के डैड उससे कुछ नहीं कहते और यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ रियो के डैड जैसे ही बाहर आते हैं तो बाहर उसे जोंग मिल जाता है। दोनों एक दूसरे को बाय कहकर जा रहे थे, लेकिन तभी दोनों पीछे मुड़ते हैं और एक ही साथ में पीने का इशारा करते हैं। अगले सीन में हम इन दोनों को जमकर पीते हुए देखते हैं। अगले मॉर्निंग जोंग घर पर आ जाता है तो गेट पर उसे हाईसुक मिलती है, जो उससे एक बेल के बारे में पूछ रही थी। क्या तुमने इसे यहाँ पर रखा था। जोंग कहता है मैंने नहीं रखा,
इसके बाद वो उससे एक शब्द भी बात नहीं करता और कल रात के बारे में याद करने लगता है कि कल रात उसने भी ड्रिंक करके कितने ड्रामे किए। वो नशे में लिली फ्लावर का नाम ले रहा था तो रियो के डैड भी लिली फ्लावर लाने का प्रॉमिस देने लगता है। उसके डैड तो इतने नशे में थे कि वो लिली फ्लावर लेने के लिए पर्वत पे भी पहुंच जाते हैं, लेकिन सिर्फ ख्यालों में। इधर रियो की मॉम सोच रही थी कल मैंने उनसे ऐसा भी क्या कह दिया कि पूरी रात वो बाहर रहे। तभी उसके पास डोंगजिंग आता है और बर्तन धुलाने में उसकी हेल्प करने लगता है, लेकिन ये सिर्फ ट्रिक था उसकी मॉम को पटाने का। तो फिर से वही बात करने लगता है कि उसे पैसे चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। डोंगजिन कहता है कि अगर मैं इन्फ्लुएंसर बन गया तो मेरा बहुत ही नाम हो जाएगा। तभी यहाँ पर रियो आ जाती है और फिर से उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है। दोनों की फाइट फिर से शुरू होने लगती है। तब म्यूजिक कहती है तुम दोनों लड़ना बंद करो, रियो तुम चुप रहो और डोंगजिंग तुम बाहर चले जाओ। डोंगजिंग बाहर चला जाता है और रियो अपनी मॉम से कहने लगती है तुम्हारी हरकतों की वजह से आज भी वो वैसा ही बर्ताव करता है, आखिर आप उसे प्यार दिखाना कब बंद करेंगी। उसकी मॉम कहती है क्योंकि तुम्हें पता है कि उसके दिल में एक छेद है। रियो कहती है ये बात मैं कई बार सुन चुकी हूँ, बचपन में उसके दिल में छेद था और उसे सर्जरी की जरूरत थी, लेकिन बड़े होते होते वो छेद अपना आप बंद हो गया और अब वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए अभी भी उसे बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद कर दो। उसी तरफ सोंगयो को देखते हैं जो रियो को मैसेज करता है कि अब उसके पास 10 दिन बाकी है, साथ ही वो इमोजीज भेजता है। रियो ये मैसेज पढ़कर बहुत ही खुश होती है और तभी अचानक वो रुक जाती है क्योंकि उसके सामने योनजुन खड़ा था जो उसे जैस्मिन टी ऑफर करता है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि इसी टी के साथ उनकी दोस्ती हुई थी। उन्हें एक बार कैफे में बैठकर काम कर रहे थे तो रियो को अचानक चार्जर की जरूरत पड़ गई थी और तब योनजुन ने उसकी हेल्प की थी। रियो उसे थैंक यू करने के लिए उसके लिए कॉफी लेने जा रही थी, लेकिन उससे पहले योनजुन उसके लिए जैस्मिन टी लेकर आ गया था। जुन उससे कहता है मैं बस तुम्हें ये देना चाहता था। वो उसे बाय कहकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम सोंगयो को तेही के साथ देखते हैं। तेही कहती है मुझे नहीं पता था फ्रेस्को के साथ हमारी कोलैबोरेशन इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी, मैं तो चाहती थी ये लंबा चले ताकि हम दोनों रात भर जाकर साथ में काम कर सके। तब सोंगयो ज्यादा देरी नहीं करता और उसे बता देता है कि उसने रियो को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दी है, इसलिए वो खुद अभी आग पर चल रहा है। उसे भी नहीं पता कि उसे रिजल्ट क्या मिलने वाला है। अगले सीन में ये दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं और तेही को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगा था। तेही कहती है तो बताओ उसने क्या कहा। सोंगयो कहता है उसने अभी कोई जवाब नहीं दिया। इस पर तेही कहती है अच्छा तो तुम स्टक हो गए हो, मैं तो चाहती हूँ इसमें क्रैक आ जाए और अंदर से ये गल जाए। दरअसल ये दोनों पोट्स को उदाहरण देकर फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे थे। इस तरह पोट को शेप दिया जाता है और फिर पकाने के लिए भट्टी में छोड़ दिया जाता है और जब वो बाहर आता है या तो वो क्रैक होकर आता है या तो फिर बहुत ही सुंदर पॉट बनकर बाहर आता है। इसलिए तेही ऐसे शब्दों का यूज कर रही थी। तेही कहती है इसलिए लोग कहते हैं कि लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते। फिर सोंगयो कहता है वो लड़की है इसलिए ये बात नहीं है, ये बात और फीलिंग्स इसलिए है क्योंकि वो रियो है। तेही कहती है ठीक है जब भी तुम्हें आंसर मिले तो मुझे बताना, लेकिन ये बात भी सच है कि मैं तुम्हें कभी नहीं बोल सकती। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। तभी सोंगयो के पास डोंगजिंग का मैसेज आता है और वो उससे मिलना चाह रहा था। तो रियो की मॉम को हम कुछ पैसे निकालते हुए देखते हैं और जैसे वो बाहर आती है तो वो रियो को कुछ लड़कियों के साथ जाते हुए देखती है। उसी गली से वो टीचर निकलती है तो रियो की मॉम उन्हें रोक कर पूछ लेती है कि ये कौन सी जगह है। वो टीचर बताने लगती है यहाँ पर कुकिंग क्लासेस होती है। सुनकर म्यूजिक बहुत ही हैरान हो जाती है और वो जल्दी से ग्योन से इस बारे में बात करने आती है। इधर रियो भी घर आ गई थी और वो आकर देखती है कि सोंगयो उसके घर पे बैठा हुआ है। उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सोंगयो बताता है कि डोंगजिन मुझसे मिलना चाहता था। रियो को समझ आ जाता है कि वो उससे क्यों मिलना चाहता है। अभी यहाँ पर रियो के मॉम डैड भी आ जाते हैं और रियो बताने लगती है कि डोंगजिन फिर से क्या करने जा रहा है कि मॉम उसका बैग छीन लेती है और उसमें से कुकिंग बुक्स निकलती है। मॉम बुक उठाकर उसे पूछती है ये सब क्या है तो रियो कहती है आपको मेरा बैग ऐसे नहीं छीनना चाहिए था। फिर उससे ये सवाल पूछा जाता है तुमने कुकिंग क्लास क्यों ज्वाइन की। सोंगयो रियो की साइड लेने की कोशिश करता है तो म्यूजिक उससे भी पूछ लेती है वो कुकिंग क्लास जा रही थी, क्या तुम इस बारे में जानते थे। सोंगयो कहता है हाँ मैं जानता था। इससे पहले कि म्यूजिक उससे कुछ कहती रियो कहती है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये मेरा ड्रीम है और मुझे कुकिंग करना है। रियो के डैड उससे कहते हैं तो तुम मेरा किचन यूज कर रही थी। रियो कहती है हाँ वो मैं ही थी क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करनी थी। उसके मॉम डैड उससे पूछते हैं वो ये सब उन्हें कब बताने वाली थी तो रियो कहती है जब तक उसे सर्टिफिकेट नहीं मिलता तब तक वो उन्हें नहीं बताने वाली थी। सुनकर तो उसके मॉम डैड फिर से हैरान हो जाते हैं और वो पूछने लगते हैं वो सर्टिफिकेट का क्या करेगी, उसके पुराने काम का क्या होगा जो उसने इतने सालों तक किया है और उसे उसके बारे में बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है। तब रियो कहती है वो काम भी मेरे लिए प्रीसियस है, लेकिन अब बड़ी मुश्किल से मैंने अपने ड्रीम को ढूंढा है और अब मुझे यही करना है। रियो की मॉम साफ कह देती है तुम ये सब नहीं करोगी क्योंकि डैड भी उसका सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तभी यहाँ पर डोंगजिंग भी आ जाता है और रियो फिर चिल्लाकर कहने लगती है आप हमेशा मेरे साथ ही क्यों स्ट्रिक्ट रहते हो कि डोंगजिन के लिए आप हमेशा सपोर्ट करते हैं,
वो पहले प्लेयर बनना चाहता था, इसलिए आपने उसे एकेडमी में भर्ती कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में वो छोड़कर आ गया। वो म्यूजिक सीखना चाहता था तो आप लोगों ने उसे इंस्ट्रूमेंट लाकर दे दिया, लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद उसने उसे भी छोड़ दिया। बार उसने एग्जाम दिए पर अपने कॉलेज को भी क्लियर नहीं कर पाया। हर बार उसको छूट क्यों मिलती है और मुझे क्यों नहीं? अगर वो अपनी लाइफ में सब कर सकता है तो मेरा जो मन करता है वो मैं क्यों नहीं कर सकती? रियो के डैड कहते हैं ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, लेकिन कुकिंग नहीं, क्योंकि अभी तुम्हें ये फन लग रहा होगा, लेकिन ये फन वाला काम नहीं है और मैं खुद ऐसे काम से गुजर चुका हूँ, तो तुम ये काम बिल्कुल नहीं करोगी। फिर रियो सैड होकर बाहर चली जाती है और सोंगयो भी उसके पीछे जाता है। रियो उसे कहती है प्लीज मुझे फॉलो मत करो। सोंगयो उसे एक अच्छी जगह पर लेकर आता है जहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था। यहाँ के फूल रियो को पॉपकॉर्न की तरह लग रहे थे। सोंगयो उससे पूछता है क्या तुम अब बेटर फील कर रही हो? तो रियो कहती है थोड़ा बहुत एम्बैरेसिंग फील कर रही हूँ और हर बार तुम मेरी एम्बैरेसिंग वाली लाइफ देख लेते हो जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सोंगयो कहता है मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, हर बार हमारे पेरेंट्स सही नहीं होते हैं और कभी कभी वो हमें समझ भी नहीं पाते हैं। तब रियो कहती है हाँ ये सच है, पर तुम ये सब कैसे जानते हो? क्या तुम्हारे घर में भी ऐसी लड़ाई होती है? सोंगयो कहता है नहीं ऐसा नहीं होता। रियो कहती है तुम कितने लकी हो जो तुम्हें ऐसी फैमिली मिली, तुम्हारे तो कोई सिबलिंग भी नहीं है जो तुम्हें परेशान करे। हमें पता है कि सोंगयो को कैसी फैमिली मिली है जहाँ पर थोड़ी सी भी खुशी भी नहीं है। अचानक रियो कहती है लेकिन अब मैं कुकिंग प्रैक्टिस कहाँ पर करूंगी? तो सोंगयो कहता है तुम कुकिंग प्रैक्टिस मेरे ऑफिस में कर सकती हो। रियो पहले तो इसके लिए मना कर रही थी, लेकिन वो कहती है तुमने मुझे पहले ऑफर दिया है इसलिए मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। तभी सोंगयो उसे चिढ़ाने के लिए कहता है अगला दिन लग गया है, अब तुम्हारे पास सिर्फ 9 डेज है। ये सुनते रियो यहाँ से भाग जाती है और सोंगयो भी उसके पीछे पीछे दौड़ कर जाता है। फिर देखते हैं हाईसुक को भूख लगती है तो वो अपने लिए टोस्ट बनाने जा रही थी। उसे याद आता है कि फ्रिज में म्यूजिक का बना हुआ खाना पड़ा हुआ है। वो जल्दी से उसे निकाल कर खाना स्टार्ट कर देती है। तभी यहाँ पर जोंग आ जाता है। अगले सीन में देखते हैं कि जोंग उसे प्रॉपर तरीके से खाना लगा कर देता है। हाईसुक अपना खाना एंजॉय करने लगती है और जोंग अपने काम के लिए चला जाता है। हाईसुक के फोन पर मैसेज आता है और ये जोंग की तरफ से था। इसमें लिखा था हमारा बेटा बड़ा हो चुका है और समय भी बीत गया है, अब वक्त आ गया है कि तुम डिसीजन ले लो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं जो कह रहा हूँ प्लीज इसके बारे में अच्छे से सोचना। दूसरे दिन डैनो और मोइम पूरा दिन इमरजेंसी में लगे हुए होते हैं। डैनो पूरी कोशिश कर रहा था उनकी हेल्प करने की। पूरा दिन इतना भगदड़ का होता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे बीता। आगे सोंगयो अपने ऑफिस पहुँचता है तो बाहर उसे रियो और योंजुन मिल जाते हैं। सोंगयो उससे पूछता है ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? योंजुन कहने लगता है मैं बस रास्ते में जा रहा था तो ये कुकिंग क्लास के बाहर मुझे मिल गई। सोंगयो कहता है तुम्हें पता है इसे क्या कहते हैं? इसे स्टॉकिंग करना कहते हैं। पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। तभी म्योंग ऊपर से कहता है वो हमारा क्लाइंट है और हमें पता चलता है कि योंजुन अपने पेरेंट्स के लिए घर बनवाना चाहता है। सोंगयो उससे बात करने लगता है और डायरेक्ट कहता है देखो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है तुम्हारा काम लेने का। और योंजुन कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, सुना था कि तुम बहुत ही अच्छे आर्किटेक्चर हो, वो भी रियो के मुँह से। तब सोंगयो कहता है आगे से उसका नाम भी मत लेना और आगे से उसके सामने कभी मत आना, तुम्हारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। तब योंजुन कहता है नहीं हमारे बीच इजीली कुछ खत्म नहीं होने वाला, तुम्हें नहीं पता कि हम किस तरह के कपल थे, जब टाइम आएगा तब तुम्हें ये भी पता चल जाएगा। सोंगयो कहता है मुझे ये सब जानने की कोई भी इच्छा नहीं है, तो जो भी था सब पास्ट में था और मुझे सिर्फ रियो की बातों पर यकीन है। इस सीन में ये दोनों रियो से मिलने के लिए आ जाते हैं। योंजुन ने डिसाइड कर लिया था कि वो रियो का बना हुआ खाना खाकर जाएगा। सोंगयो उसे भगाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन योंजुन भी कोई कम नहीं था। रियो कहती है अगर तुम दोनों ऐसे बहस करना चाहते हो तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। वो दोनों कहने लगते हैं ठीक है हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फिर सोंगयो वो पॉपकॉर्न निकालता है जो वो रियो के लिए लाया था। फिर वो जैसे ही पॉपकॉर्न खाने वाली थी तो योंजुन कहता है तुम ये मत खाओ। सोंगयो कहता है वो ये क्यों नहीं खाएगी। इन दोनों के बीच फिर से बहस छिड़ जाती है तो रियो जल्दी से पॉपकॉर्न उठाकर खा लेती है और फिर सोंगयो योंजुन का चेहरा देखकर हंसने लगता है। तरफ देखते हैं काम खत्म होने के बाद मोयम की पूरी टीम डिनर करने के लिए बाहर आ गई थी, पर डैनो उनसे और भी इन्फॉर्मेशन ले रहा था उनके काम के बारे में। बात करते करते ये एक दूसरे को बताने लगते हैं कि उनको क्या पसंद है। डैनो मोयम से पूछता है कि उसे क्या पसंद है तो उसका जूनियर कहता है उसे कुछ भी पसंद नहीं है, लेकिन हाँ उसे हीरोज बहुत पसंद है। अब यहाँ पर मड फ्लैट की बात सामने आ जाती है। वो लोग बता देते हैं कि मोयम को वो लड़का बहुत ही पसंद आया था। इस वजह से मोयम बहुत ही एम्बेरस फील करने लगती है। डैनो भी बहुत ही ऑकवर्ड फील करने लगता है। रियो ने खाना रेडी कर दिया था और वो दोनों को सर्व कर देती है। रियो उसे कहता है क्या सच में तुम उसे भी टेस्ट करवाने वाली हो? दोनों की बहस फिर से बढ़ने लगती है तो रियो उन दोनों का खाना वापस लेने वाली थी, इन दोनों उसे सॉरी कहते हैं और खाने को टेस्ट करते हैं। सोंगयो और योंजुन कहते हैं सच में ये काफी टेस्टी बना है। अभी अचानक रियो के पेट में दर्द होने लगता है और वो दर्द के कारण नीचे बैठ जाती है। सोंगयो और योंजुन दोनों उठकर उसके पास आते हैं। रियो कहता है चलो हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। योंजुन भी उसकी हेल्प करने लगता है और तब रियो योंजुन से कहती है तुम मुझे पकड़ लो और वो दूसरी तरफ सोंगयो का हाथ छोड़ देती है
जिससे सोंग्यो को बहुत ही बुरा फील होता है। अगले सीन में हम रियो को हॉस्पिटल में देखते हैं। डॉक्टर उससे उसकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछ रहे थे। यहाँ पर रिवील होता है कि रियो को स्टमक कैंसर है। जब वो 2 स्टेज में थी तब उसकी सर्जरी हुई थी। तब 70% कैंसर हटा दिया गया था। वो अभी तक मेडिकेशन थेरेपी के अंदर थी। दूसरी तरफ हम सोंग्यो को बहुत ही उदास देखते हैं। वो इसी बारे में सोच रहा था कि उसने उसका हाथ क्यों छोड़ दिया। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है।